हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, 67वीं बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए बायोलॉजी का जो हम लोगों ने 1990 से लेकर के 2021 तक में जितने स्टेट पीसीएस हुए हैं उनमें सभी प्रश्न पूछे गए हैं। उनको हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग दो चैप्टर को कवर करेंगे। कोशिका और आनुवांशिकता से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आज हमारा यह 5वां वीडियो है बायोलॉजी का। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 4 वीडियो कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग दो चैप्टर को कवर करेंगे। पहला चैप्टर हमारा कोशिका होगा और दूसरा चैप्टर आनुवंशिकता होगा। तो पहले कोशिका से संबंधित जितने भी प्रश्न 1990 से लेकर के 2021 तक में जितने भी स्टेट पीसीएस हुए हैं उनमें पूछे गए हैं जो प्रश्न, उनको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़िए कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है। कोशिश करेंगे आप लोग 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र की संपूर्ण प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसकी खोज जो है, क्रेब्स चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने किया था। किसने किया था? हैंस क्रेब्स ने किया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। हैंस क्रेब्स ने किया था। और इस चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुविक अम्ल के बनते हैं और 36 अणु, कितने अणु? 36 अणु जो हैं एटीपी हमें प्राप्त होते हैं। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि प्रोटीन संश्लेषण। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा गया है, प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकांगों सेल ऑर्गेनेल्स में किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? बताइए, प्रोटीन संश्लेषण में जो है निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? तो फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण जो है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की, यानी कि अंतःद्रवी जालिका और राइजोसोम की। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और नीचे देखिए, यहाँ से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और चारों जो स्टेटमेंट दिया गया है 1, 2, 3 और 4 उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए, सभी के सभी जो है इसमें सही दिए गए हैं। ठीक है, सभी के सभी जो हैं सही दिए गए हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी जो है सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पादप कोशिका में जो है और जंतु कोशिका में भिन्नता पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है ये पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है यह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और देखिए, जंतु कोशिका में जीव द्रव झिल्ली पाई जाती है जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, जीव द्रव जो झिल्ली है यह जंतु कोशिका में पाई जाती है और यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, पौधों में पर्णहरित पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में यह पाया जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडाशय। ठीक है, पित्तपिंड अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति को कहते हैं। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। एक जोड़ा अंडाशय होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, गुणसूत्र की संख्या पूछा गया। अगर जोड़ी पूछा जाता तो 23 जोड़ी होता। ठीक है, 23 जोड़ी, लेकिन यहाँ पर संख्या पूछा गया है तो ये आपका 46 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। ये प्रश्न देखिए बीपीएससी में पूछा गया है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कमेंट करना है इसका आंसर। तो कमेंट करके इसका आंसर आप फटाफट बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतु कोशिका में
निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है यह पादप कोशिका में पाई जाती है। तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका की, यह सेलुलोज की बनी होती है। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और फ्रेंड्स इससे पहले 4 वीडियो हम लोगों ने बायोलॉजी का कवर किया हुआ है, चारों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसीलिए आप चारों वीडियो को देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। देखिए जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस है ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। संपूर्ण कोशिकीय श्वसन में एक अणु ग्लूकोज से 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है और इनमें से 36 एटीपी ऊर्जा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सी श्वसन के द्वारा प्राप्त होता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संबंध में असत्य है? तो इसमें से जो असत्य कथन दिया गया है वो आपको बताना है। तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। ये जो है असत्य है, क्योंकि स्तनधारियों में मोटे तौर पर 2 प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती है, भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं और वयस्क स्तंभ कोशिकाएं। तो ध्यान रखेंगे इनको। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही कथन आपको चुनना है। तो देखिए इसमें से जो है विषाणु जो है सम एकल तंतु आरएनए अणु के बने होते हैं। ठीक है, विषाणु प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है। पादप विषाणु में आरएनए होता है, जबकि जंतु विषाणु में डीएनए और कभी कभी आरएनए भी होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो फ्रेंड्स यह बनती है तिल्ली में। कहाँ पर? तिल्ली में। इसको प्लीहा भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको स्प्लीन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पर देखिए प्रोग्राम्ड सेल डेथ यानी कि प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर और मोलिकुलर कंट्रोल को कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको एपोटोसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्या कहा जाता है? एपोटोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? बताइए। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। और देखिए यह पूछा गया है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि डीएनए कहाँ होता है? नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है अभी मैंने आपको बताया था कि यह प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। तो दोनों हो जाएगा ए और बी, यानी कि प्रोटीन से भी और लिपिड से भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो ये ऑलरेडी हमने कर रखा है इस क्वेश्चन को। राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों यानी कि क्रोमोसोम्स पेयर की संख्या कितनी? अब देखिए यहाँ पर पेयर पूछा गया है, तो पेयर मैंने बताया था 23। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो देखिए लिंग गुणसूत्र जो है इसमें से छिपकली में नहीं होते हैं। गर्मी और तापमान बढ़ने से इसमें लिंग निर्धारण होता है, इसीलिए छिपकली में नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? और राइट आंसर यहाँ से चुन करके नीचे से बताना है। पहले आप तीनों स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ होती है, बिल्कुल कोशिका भित्ति जो होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, बिल्कुल ये सही है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होते हैं, ये भी जो है सही दिया गया है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहत रसधानी होती है, यहाँ तक सही है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी छोटी रसधानी होती है। देखिए पादप कोशिका में जो है, ध्यान देंगे, पादप कोशिका में जो है फ्रेंड्स रसधानी और रिक्तिका होती हैं, लेकिन
जंतु कोशिका में, प्राणी कोशिका में रसधानी और रिक्तिका नहीं होती है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 जो है इसका राइट आंसर है, 1 और 2 सही है। उसके बाद देखिए कोशिका का पावर हाउस है, शक्ति स्रोत कौन सा है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, चलिए कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री, तो ये राइबोसोम को कहा जाता है। अभी मैंने आपसे पूछा था कि कोशिका का आत्महत्या की थैली, ये कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, कोई एंजाइम जो है नहीं होता है। एंजाइम के मुख्य स्रोत जो है मुख्यतः सूक्ष्मजीव और पौधे तथा जंतु होते हैं। एंजाइम जो है रासायनिक क्रियाओं को आरंभ करता है या फिर उनकी गति को बढ़ाता है। ठीक है, इनका उत्प्रेरण का गुण एक चक्रीय प्रक्रिया है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो यह एटीपी में यहाँ पर सौर ऊर्जा बना लीजिए, सौर ऊर्जा एटीपी में जो है क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। देखिए ये सभी प्रश्न बीपीएससी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने जो है जितने भी कोशिका से संबंधित प्रश्न 1990 से लेकर के 2021 तक में पूछे गए थे उनको कवर करा दिया। चलिए अब हम लोग आनुवांशिकता से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको हम लोग कवर कर लेंगे। पढ़िए प्रश्न पढ़िए। प्रश्न में पूछा गया है कि अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। किस व्यवसाय में जो व्यक्ति लगा रहता है उसमें जो है उसके डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा बना रहता है। तो फ्रेंड्स ये है आपका एक्सरे तकनीकी जो व्यवसाय है उसमें, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, केवल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक यमीनो अम्ल, इस तरह से भी अमीनो अम्ल लिखा रहता है, नहीं बनाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए डीएनए मैंने आपको बताया था डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्र में पाया जाने वाला तंतुनुमा अणु को कहा जाता है और इसमें आनुवांशिक सूचना निहित होती है। डीएनए का एक अणु 4 अलग अलग वस्तुओं से बना होता है, 4 अलग अलग वस्तुओं से बना होता है जिसे कि न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इन 4 न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन, यहाँ पर देखिए एडेनिन लिखा गया है, उसके बाद गुआनिन, यहाँ पर गुआनिन भी लिखा गया है, थाइमिन, थाइमिन याद रखेंगे थाइमिन, और साइटोसिन होता है, देखिए यहाँ पर साइटोसिन लिखा गया है। इसमें जो है टायरोसिन नहीं होता है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीनोम चित्रण यानी कि जीनोम मैपिंग का इनसे संबंध है। तो फ्रेंड्स यह जीन्स का चित्रण से संबंधित है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि जंपिंग जीन यानी कि प्लवनमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था बारबरा मैकलिंटॉक ने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक, आनुवांशिकता का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था, तो फ्रेंड्स वो मटर का पौधा था, आपको याद होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, तो यह क्रोमोसोम के द्वारा, किसके द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, डीएनए में मौजूद जो शर्करा होती है वो आपका होती है डीऑक्सीराइबोज। चलिए आगे बढ़ते हैं, डीऑक्सीराइबोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, यहाँ पर देखिए जी.जे. मेंडल लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, मेंडल की आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो अभी मैंने बताया था कि लैंगिक जनन पर आधारित है। उसके बाद देखिए हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं, तो आनुवंशिकता की जो इकाई है इसको क्या कहा जाता है बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका जीन हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन पढ़िए कि
भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर देखिए व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। तीसरा है कि मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम, यहाँ पर देखिए पोटेंट स्टेम कोशिकाओं को एक शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। तो देखिए इसमें से जो है स्टेटमेंट 2 और 3 जो है सही दिया गया है, दूसरा और तीसरा सही दिया गया है। तो फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न जो थे आनुवांशिकता और कोशिका से संबंधित उनको मैंने कवर करा दिया। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसे प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। देखिए ये इसका जो है आपको आंसर बताना है कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइए।